हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी विद आदर्स। और संविधान के अगले पार्ट पर बात करने से पहले, वन लाइनर क्वेश्चनों पर बात करने से पहले शेड्यूल देख लीजिए कि जैसे कि करंट अफेयर की जो क्लास है वो डेली 8 बजे आपको मिलती रहेगी और सुबह 9 बजे डेली आपको क्लास जो है संविधान के कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलेगी और शाम को 8 बजे क्लास डेली आपको संविधान के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा, जैसे कि जो ये क्लास आपको मिलने वाली है इस हिसाब से मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे आज शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो जैसा कि संविधान के बारे में शुरुआत में बताया था, तो उसके आधार पे आप देख सकते हो जो भारत शासन अधिनियम 1935 था और जो 1928 का था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, वो ही संविधान का भाग है आपका 2/3। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 ने डाला था। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? ठीक है, तो अर्धसंघीय चर्चा हुई थी इस पे। शक्ति का पृथक्करण, बिल्कुल। शक्ति का पृथक्करण का मतलब होता है जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन, ठीक है। और ये संकल्पना सबसे पहले अमेरिका में उद्घृत हुई थी और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मौलिक अधिकार, तो ये सभी हैं। अल्पतंत्र हमारे संविधान की कोई भी विशेषता नहीं है और अल्पतंत्र नहीं, लेकिन अल्पमत प्रकार की एक विशेष दौर में सरकार चलाई जा सकती है, ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो आप बताइए सेकुलर, ठीक है, ये वर्ड किस में दिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया, संघ सूची, राष्ट्र सूची या फिर प्रस्तावना, किस में दिया गया? तो सीधी सी बात है ना, प्रस्तावना में ये सारे वर्ड मिले थे। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा हुआ है? तो है ना, भारतीय संविधान की उद्देशिका से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप देख रहे हो। तो सभी ये तीनों हैं, संपूर्ण प्रभुत्व भी, समाजवादी भी, धर्मनिरपेक्ष भी, तो साम्यवादी नहीं मिल रहा है, ओके, है ना। तो ये जो भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में वर्णित आदर्श बताए थे उन्हीं से संबंधित ये सभी क्वेश्चन बन जाते हैं इस टाइप से। जो 5 के 5 आदर्श थे उन्हें यदि आप याद रखोगे क्रम से तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले 3 तो क्रम से ही ये लगे हुए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 5 जो आदर्श हैं इन्हें आप याद रखना, ठीक है। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय जो संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो एकल नागरिकता ली गई है हमारे यहाँ इंग्लैंड से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता, ये भी चलो वही क्वेश्चन है, इंग्लैंड से ही ली गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो देखो सीक्वेंस लगाना है, जन्म द्वारा, आनुवांशिकता के द्वारा, पंजीयन द्वारा या फिर अनुरोध द्वारा। तो इनमें से आप कौन कौन से सही करेंगे? तो जन्म के द्वारा भी मिलता है, 5 तरीके थे ना जो बताए थे। तो जन्म के द्वारा, आनुवांशिकता के द्वारा यानी कि भारत में पैदा हुआ हो, पंजीकरण के द्वारा भी मिल सकते हैं और अनुरोध के द्वारा नहीं दिया जा सकता। तो इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा? 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, चौथा नहीं होता। मतलब अनुरोध करके नागरिकता नहीं ले सकते, टेररिस्ट हो और अनुरोध करके नागरिकता मांगो तो ऐसा संभव नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो न्याय बताए थे, कितने न्याय प्रस्तावना में दिए गए? प्रस्तावना के ही अभी लगभग सभी क्वेश्चन चल रहे हैं। तो 3 न्याय बताए गए थे और 3 के तीनों यहाँ पे रखे गए हैं, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, यानी कि सभी के सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं, ठीक है।
और यदि कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लेलिस्ट बना रखी है इसमें संविधान की, उसमें जो भी वीडियोस पड़े हुए हैं तो स्टार्टिंग से देख लो, प्रस्तावना बहुत अच्छे से समझाई है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ठीक है, मतलब नागरिकता कौन निर्धारित करेगा कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं, या फिर नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? शर्तें मतलब वही कानून। ठीक है, तो सीधी सी बात है आपकी भारत की संसद को ये अधिकार है कि वो किसी भी तरह से नागरिकता संशोधन कर सकती है या फिर उसमें कोई भी जोड़ या घटा सकती है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। बताइए इनमें से क्या होगा? पूछा गया है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक कब नहीं होगा, तो तब नहीं होगा जब उसने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? तो ये तो वन लाइनर में तो मालूम ही होगा, अनुच्छेद 17 था, और इसकी जो एक्सप्लेन है वो उन वीडियोस में कर रहे हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड सीरीज चल रही है उसमें। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो अभी बताया था दोहरी नागरिकता हमारे हमारे यहाँ तो नहीं है, अमेरिका में अपनाई जाती है, और अमेरिका में भी संघीय प्रकार की सरकार है। संघीय सरकारें 3 प्रकार की होती थी, बताई थी। ठीक है, तो संघीय हालांकि अपना भारत भी आता है, लेकिन भारत में संघीय, अर्धसंघीय और एकात्मक भी लक्षण दिखते हैं। कुल मिला के अगर पूछा जाए भारत की सरकार कैसी है, तो ये भी संघीय प्रकार की है, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, वो भी इंग्लैंड से ली गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो अध्यादेश कौन जारी करता है, अधिसूचना कौन जारी करता है, डिक्री क्या होते हैं? तो ये बात की बात है, और जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है रिट। ठीक है, रिटें जारी होती हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा रिटें जारी की जाती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, अच्छा मौलिक अधिकार तो अभी जो है चल रहे हैं उधर, आप उन वीडियोस में देख सकते हैं। तो क्या शामिल नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत है, विधि के समक्ष समता भी है अनुच्छेद 14, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और ये नहीं है आपका बराबर काम करने के लिए वेतन का अधिकार, यानी कि आपका उत्तर सही होगा डी। ठीक है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, ये बराबर काम के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आ सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित, अभी अभी बताया संविधानों के उपचार से ताल्लुक रखता है ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देख सकते हो संपत्ति का अधिकार जो था इसे हटा दिया गया था, इसे विधिक अधिकार बनाया गया था, और बाद बाकी सभी मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। नौकरियों के जो नौकरियां या फिर आपके शैक्षिक संस्थाओं में जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु जो केंद्र सरकार द्वारा संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है, मतलब कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? ये मतलब सीधी सी बात है, रिजर्वेशन किसके अंतर्गत आता है? तो 16, लेकिन ये 16 और 14 दोनों के अंतर्गत आता है, वो 15 और 16 के दोनों के मिल के आता है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो 16 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नागरिक समता का आशय क्या है? नागरिक समता का आशय क्या है? तो सीधी सी बात है, कानून के समक्ष समता, यही नागरिक समता का आशय है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार
राजनीतिक अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है और ये सभी आपके बी ऑप्शन छोड़ के सभी मौलिक अधिकार हैं और ये आपका एक राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अनुच्छेद 15 के द्वारा क्या दिया गया? सीधी सी बात ये पूछा गया, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 के राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित है? तो भाषा। ठीक है, अभी मौलिक अधिकारों में इसे विस्तार से वर्णित करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? तो याद रखना 6 स्वतंत्रताओं के बारे में। ठीक है, यह 6 स्वतंत्रताओं के बारे में बताता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या बताता है? कानून के समक्ष समता। ठीक है, कानून की समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समता। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। संसद के जो चुनावों में मत देने का अधिकार कैसा होता है? ये संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक है, राजनीतिक अधिकार नहीं होता, विधिक अधिकार नहीं होता, संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और जो आपको डेली 9 बजे वीडियोस मिलेंगे उन्हें आप रेगुलर देखते रहें जिससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।